डीएनए मित्रों, आज के डीएनए की शुरुआत एक ऐसे युद्ध के विश्लेषण से करेंगे जो भारत में चल रहा है। जब खाड़ी देश बारूदी युद्ध में फंसे हुए हैं, जब अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ विनाशक युद्ध लड़ रहे हैं, जब मिडिल ईस्ट के युद्ध की कीमत भारत समेत पूरी दुनिया चुका रहे हैं, तब भारत के अंदर एक वैचारिक युद्ध शुरू हो गया है। इस वैचारिक लड़ाई के योद्धा बने हैं कुंठा क्लब के सदस्य। ध्यान से सुनिएगा, एक फिल्म पर प्रोपोगेंडा शुरू हो गया है। अब तक शीत निद्रा में गुम कुंठा क्लब के सदस्य अचानक उग्र और आक्रामक हो गए। एक फिल्म को आधार बनाकर वैचारिक लड़ाई का ऐलान कर दिया गया। इस वैचारिक वॉर को 3 मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। पहला, फिल्म को बीजेपी का प्रोपोगेंडा बताकर शब्द बाण चलाए जा रहे हैं। दूसरा, अचानक अवतरित हुई स्वयंभू समीक्षकों की फौज इस फिल्म के बहाने राष्ट्रवादी भावनाओं पर चोट कर रही है। तीसरा, फिल्म का विरोध करने वाले अतीक अहमद जैसे कुख्यात गैंगस्टर को धर्मात्मा बता रहे हैं। अतीक अहमद के विरोध को धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं। इसलिए आज हम एक फिल्म को आधार बनाकर भारत को वैचारिक युद्ध का रणक्षेत्र बनाने वालों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, 36 घंटे पहले एक फिल्म रिलीज हुई, धुरंधर द रिवेंज। पिछले साल की सुपरहिट फिल्म धुरंधर का पार्ट 2। फिल्म का पहला हिस्सा धुरंधर 1 कंटेंट को लेकर चर्चित और बहुत कामयाब रहा था, लेकिन धुरंधर पार्ट 2 रिलीज के साथ ही चर्चा नहीं, विवाद के केंद्र में। फिल्म को फिल्म की तरह देखने के बजाय कुछ लोग इसे अपने एजेंडे के चश्मे से देखने पहुंचे। फिल्म देखकर ही कुंठा क्लब के सदस्य आक्रोशित हो गए। अब वो इस फिल्म को बीजेपी का प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं क्यों कुंठा क्लब की भावनाएं धुरंधर पार्ट 2 को देखकर आहत हो गई। फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी की 2 आर्काइव फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। पहली फुटेज है 2014 के शपथ ग्रहण समारोह की। दूसरी फुटेज है 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी पर पीएम मोदी की स्पीच की। मित्रों, पहले सुनिए कुंठा क्लब के सदस्य किन शब्दों में एक स्वतंत्र निर्माता निर्देशक की फिल्म को एक पार्टी का प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से फिल्में बनाने का मकसद भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा करना है। ये प्रोपोगेंडा फिल्म्स हैं। देश का माहौल पोल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। ये फिल्म वाले पार्टी से भी मुझे लगता पैसा लेते हैं नफरतें फैलाने की। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए फिल्में बनाई जा रही है। नफरत भरी फिल्में हैं ये सब। ये सरकार बैठी है जो ना, वो इस मुल्क में मुसलमानों को टूटी आग पसंद नहीं करती है। इसके खिलाफ रोजाना कोई न कोई नई वायरल आता है। मगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो गए कि चुनिंदा रुपयों के लिए इस तरह की प्रोपोगेंडा फिल्म बनाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाते हैं। और नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ दिखाई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है। प्रचार की फिल्में निकालते हैं। बीजेपी को जो आज चाहिए, उनका जो एजेंडा है, बिल्कुल बैन करनी चाहिए। और सेंसर बोर्ड ने इसको परमिशन ही कैसी दी? डीएनए मित्रों, प्रोपोगेंडा पर सबसे गहन अध्ययन करने वाले फ्रांसीसी दार्शनिक जैक्स एलूल ने कहा है कि प्रोपोगेंडा का उद्देश्य सोच बदलना नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता को ही खत्म करना होता है। यही काम धुरंधर 2 को लेकर कुंठा क्लब के सदस्य कर रहे हैं। मित्रों, फिल्म एक रचनात्मक विधा है। डायरेक्टर अपनी कहानी के हिसाब से किरदार गढ़ता है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तथ्यों का इस्तेमाल करता है, नए तर्क गढ़ता है। इसलिए फिल्म की शुरुआत में ही साफ साफ चेतावनी लिखी आती है कि फिल्म एक काल्पनिक रचना है। अब सोचिए, इस काल्पनिक रचना को भी कुंठा क्लब प्रोपोगेंडा का हथियार बता रहा है। मित्रों, अब हम आहत भावना वाले इस क्लब के सदस्यों से एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब कोई झूठा प्रचार करे तो उसे आप सच का आईना दिखा सके। भारत सरकार की एक संस्था है फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया। इस संस्था ने सरकारी धन से 1973 में एक फिल्म बनाई, आवर इंदिरा। इस फिल्म में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। वी हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, यह फिल्म 1975 में बनाई गई। इस फिल्म में भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इंटरव्यू और फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। 1975 में बनी फिल्म सॉरी आई एम लेट, इसमें भी इंदिरा गांधी की फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। आवर प्राइम मिनिस्टर, यह फिल्म इमरजेंसी के दौरान 1976 में बनी थी। इस फिल्म में इंदिरा गांधी के भाषण और फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। सोचिए, सरकारी धन से सरकारी संस्थाएं सरकार की विचारधारा के प्रचार प्रसार वाली फिल्में बनाती रही।
प्रोपोगेंडावादी इस तथ्य को छिपा लेते हैं। सवाल किस पर उठाते हैं? एक ऐसी फिल्म पर जिसे एक स्वतंत्र निर्देशक ने बनाया है। निर्देशक ने फिल्म बनाने में अपना पैसा लगाया, किसी राजनीतिक पार्टी ने उसे पैसा नहीं दिया, किसी पार्टी के समर्थकों ने उसे चंदा नहीं दिया। प्रोड्यूसर अपने पैसे से अपनी स्क्रिप्ट और कहानी पर फिल्म बनाकर लाया। यह पूरी तरह एक व्यापारिक काम है। सोचिए कि ऐसी फिल्म को प्रोपोगेंडा कहना उचित है? कोई विवेकवान व्यक्ति शायद ही करोड़ों की लागत से बनी कॉमर्शियल फिल्म को प्रोपोगेंडा कहेगा, लेकिन सिर्फ फायदे और मनोरंजन के लिए बनाई गई ऐसी फिल्म को कुंठा क्लब जरूर प्रोपोगेंडा कहेगा। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें राष्ट्रवाद का विरोध करना है। अब सीधे सीधे राष्ट्रवाद का विरोध तो कर नहीं सकते, इसलिए प्रधानमंत्री के बहाने फिल्म का विरोध कर रहे हैं। दूसरी वजह यह कि धुरंधर द रिवेंज कामयाब और चर्चित फिल्म है। जो भी इसका विरोध करेगा उसे भी चर्चा यानी पब्लिसिटी मिलेगी। कुंठा क्लब विरोध को चर्चा में आने का मौका भी बना रहा है। मित्रों, धुरंधर 2 में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पीएम मोदी की फुटेज का प्रयोग किया गया, वो भी ऐसी फुटेज का जो हम सब पहले भी कई बार देख चुके हैं। इसमें नोटबंदी वाली फुटेज पर कुंठा क्लब खासतौर पर आहत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये नहीं मानना चाहते कि नोटबंदी का असर हुआ था। ये नहीं मानना चाहते कि नोटबंदी से पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। फिल्म की यही भावना, राष्ट्रवादी भावना, कुंठा क्लब को आहत कर रही है। सुनिए स्वतंत्र फिल्म समीक्षक कैसे कुंठा क्लब के शातिर विरोध की पोल खोल रहे हैं। धुरंधर 1 की अपार सफलता के कारण अब सारों की ही नज़र धुरंधर 2 पे है। ये कोई एजेंडा फिल्म नहीं है। कोई 150-200 करोड़ की जब फिल्म बनाता है तो एजेंडा ध्यान में रखकर नहीं बनाता। तो डायरेक्टर अपना काम जानते हैं, वो किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे और फिल्म का जो अभिप्राय है वो किसी कंट्रोवर्सी को लेकर चलना नहीं है, बल्कि वो शुद्ध मनोरंजन ही है। पीएम मोदी की जो फुटेज फिल्म में इस्तेमाल की गई वो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। फिर एक फिल्म में उसके प्रयोग का विरोध क्या तर्कसंगत है? मित्रों, फिल्म में राजनीतिक व्यक्तियों की ओरिजिनल फुटेज का इस्तेमाल बहुत कम होता है। 1952 में सेंसर बोर्ड के जो नियम बने थे वो इस मामले में बहुत सख्त हैं। CBFC सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 5B1 के मुताबिक सेंसर बोर्ड फिल्म को सर्टिफिकेट जारी करने से पहले देखता है कि फिल्म में दिखाए गए व्यक्ति की मानहानि तो नहीं हो रही, ओरिजिनल फुटेज से कानून व्यवस्था कोई खतरा तो नहीं है, फिल्म भारत की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ तो नहीं होनी चाहिए, दिखाई गई फुटेज से सांप्रदायिक सद्भाव तो नहीं बिगड़ रहा। मित्रों, इसके अलावा फिल्म में ओरिजिनल फुटेज इस्तेमाल करने के लिए प्रोड्यूसर को कॉपीराइट क्लियरेंस भी लेनी होती है। इसके साथ राजनीतिक संवेदनशीलता का ध्यान भी रखना होता है। सोचिए, इतने मानदंडों पर जांच कर धुरंधर 2 को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया। 3 घंटे 50 मिनट की फिल्म में पीएम मोदी की फुटेज बमुश्किल कुछ सेकंड की है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीर क्या है। कई सारी ऐसी नेता हैं जिनकी बायोपिक्स बनी है। जयललिता की बायोपिक्स बनी है, इंदिरा जी की बायोपिक्स बनी है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहाना मात्र है धुरंधर की आलोचना करने का। अटल जी पर भी फिल्म बनी, नरेंद्र मोदी पर भी फिल्म बनी, तो ये कोई नई परिघटना के तौर पर धुरंधर में जो उपयोग किया गया उसको मैं नहीं देखता। मित्रों, पहले 2019 में पीएम मोदी के नाम पे एक फिल्म आई थी, फिर 2018 में एक शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं आई थी। मोदी सीएम टू पीएम जैसी डॉक्यूमेंट्री आई। डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी की ओरिजिनल फुटेज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनका विरोध नहीं हुआ। धुरंधर पार्ट 2 का विरोध हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह बेहद चर्चित फिल्म है। पहले ही दिन 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इस फिल्म पर टिप्पणी करने वाले और इसका विरोध करने वालों को भी पब्लिसिटी मिलेगी। सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अब सोशल मीडिया का भी अपना एक अर्थतंत्र है। कुंठा क्लब इस अर्थतंत्र का सबसे बड़ा लाभार्थी है। दूसरा, धुरंधर 2 राष्ट्रवादी भावनाओं से भरी फिल्म है। कुंठा क्लब को राष्ट्रवादी भावनाओं से बैर है। मित्रों, कुंठा क्लब का यह सिलेक्टिव आक्रोश तब नहीं दिखता जब फिल्मों में हिंदू भावनाओं का अपमान होता है, जब फिल्मों में फैक्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कुंठा क्लब की इस शातिर बौद्धिक बेईमानी को समझने के लिए कुछ तथ्यों को अब समझ लेते हैं। मित्रों, 1998 में समलैंगिकता पर आधारित दीपा मेहता की फिल्म फायर का विरोध हुआ तो कहा गया कि फिल्म एक उपन्यास पर आधारित है। सही बात है, फिल्म उपन्यास पर आधारित थी, लेकिन उपन्यास में स्त्री पात्रों का नाम बेगम जान और रब्बो था। फिल्म में नाम बदलकर राधा और सीता कर दिया गया। राधा और सीता यानी हिंदू धर्म से जुड़ी 2 पवित्र स्त्रियां। इस आपराधिक बेईमानी पर भी कुंठा क्लब के प्रोपेगेंडावादियों ने मौन साध लिया। फिल्म का विरोध हुआ तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी का विरोध किया जा रहा है। 2014 में आमिर खान की फिल्म आई पीके। इस फिल्म में भगवान शिव को गलत तरीके से दिखाया गया। नीलकंठ को अपमानित करने वाली इस हरकत पर कुंठा क्लब का कंठ खामोश था। विरोध हुआ तो इन्हीं कुंठा क्लब के सदस्यों ने कहा, भाई आप रचनात्मकता का विरोध कर रहे हैं। 2007 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई चक दे इंडिया। फिल्म हॉकी कोच रंजन नेगी पर आधारित थी, लेकिन फिल्म में कोच का नाम बदलकर कबीर खान कर दिया गया। इस बौद्धिक बेईमानी पर कुंठा क्लब मौन रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शातिर बेईमान उनके एजेंडे में फिट नहीं हो रही थी उनकी। फिल्म रेडी में सलमान खान एक पात्र की शिखा काट देते हैं। सोचिए, पर्दे पर सलमान खान पवित्र शिखा काटते दिखाई देते हैं। हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली इस फिल्म पर कुंठा क्लब मौन रहा। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक आपत्तिजनक गाने में राधा शब्द का प्रयोग किया गया। सोचिए, राधा का नाम भगवान कृष्ण के साथ लिया जाता है। उन्हीं राधा को फिल्म के गीत में बेहद आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया। हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले इस गीत पर भी कुंठा क्लब की जुबान खामोश ही रही। 2020 में एक फिल्म लक्ष्मी नाम की रिलीज हुई थी। हिंदू देवी लक्ष्मी को अपमानित करने वाली इस फिल्म टाइटल पर आपने कुंठा क्लब के किसी सक्रिय सदस्य का बयान सुना? नहीं सुना, क्योंकि तब ये खामोश हो गए थे। 2022 में एक फिल्म के पोस्टर पर मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। आज सोशल मीडिया पर आक्रोश के रंग में रंगने वाले कुंठा क्लब के शब्दवीर उस वक्त कहां थे? सब खामोश थे। मित्रों, एक से बढ़कर एक बेहूदगी भरी फिल्में आती हैं। आज नैतिकता के नए मानदंड गढ़ने वाले कुंठा क्लब के सदस्यों को आपने कभी इन फिल्मों का विरोध करते देखा है? सुना है? बिल्कुल नहीं सुना होगा। सोचिए, धुरंधर 2 पर आक्रोशित होने वाली ये कुंठित जमात तब कहां गुम हो जाती है जब हिंदू भावनाओं का अपमान होता है, जब तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। जानते तब ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनकी सोच उन लोगों से मेल खाती है जो हिंदू भावनाओं का अपमान करते हैं। डीएनए मित्रों, बात सिर्फ हिंदू भावनाओं की नहीं है, बात राष्ट्रवाद और भारत समर्थक भावनाओं की भी है। चूंकि धुरंधर द रिवेंज में प्रो इंडिया सेंटीमेंट है, इसलिए कुंठा क्लब इसे प्रोपोगेंडा फिल्म बता रहा है। यह पहली बार नहीं है जब कुंठा क्लब ऐसी बौद्धिक और वैचारिक बेईमानी कर रहा हो। इस वैचारिक बेईमानी को भी अब आप समझ लीजिए। मित्रों, 2014 में एक फिल्म आई थी हैदर। कश्मीर और आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में भारतीय सेना को नकारात्मक तौर पर दिखाया गया था। फिल्म का विरोध हुआ तो कुंठा क्लब मैदान में आ गया। तर्क वही था कि आप रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की आजादी का विरोध कर रहे हैं। उसी कश्मीर की पृष्ठभूमि पर 2022 में द कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आई। कश्मीरी पंडितों के पलायन का सच बताती इस फिल्म को कुंठा क्लब ने प्रोपोगेंडा फिल्म बताया। सोचिए, जो तथ्य इतिहास में दर्ज हैं, जिसे हर आदमी जानता है, उस पर फिल्म बनी तो कुंठा क्लब ने उसे प्रोपोगेंडा कह दिया। 2018 में मुल्क नाम से एक फिल्म आई जिसमें एक मुस्लिम परिवार को पीड़ित के तौर पर दिखाया गया। फिल्म में दिखाया गया था कि मुस्लिम परिवार पर गलत तरीके से आतंकवाद का आरोप लगा। कुल मिलाकर फिल्म में सिस्टम को मुस्लिम विरोधी दिखाया गया। फिल्म का विरोध हुआ तो कुंठा क्लब ने कहा, फिल्में समाज का आईना होती हैं। इसी कुंठा क्लब ने 2023 में आई फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध किया। कहा, यह तो फिल्म इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देती है, इससे केरल और मुसलमानों की गलत छवि पेश की गई है। सोचिए कैसे कुंठा क्लब के मानदंड बदल गए। यहां उन्होंने क्रिएटिविटी और अभिव्यक्ति की आजादी उनको याद नहीं आई, सिर्फ अपना एजेंडा याद रहा। हम आपको सुनाते हैं कि धुरंधर के एक्टर राकेश बेदी विरोध करने वाले कुंठा क्लब को क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा तो अब ये तो हर आदमी जो है वो कोई ना कोई माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई फॉल्ट कहीं दिखाई दे तो उसको पकड़े और फिर चले आगे। मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा तो नहीं है कि जो कुछ दिखाया है वो हुआ तो था ही ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दिखा दिया अपनी इमेजिनेशन के साथ कि भाई ऐसा नहीं हुआ था। जो कुछ हुआ है वो दिखाया, और वो कई दफा सच्चाई जो है वो कड़वी होती है। मित्रों, समझिए, कुंठा क्लब को राष्ट्रवाद और प्रो इंडिया सेंटीमेंट से एलर्जी है। जहां भी इन्हें राष्ट्रवादी भावना का उभार दिखता है, इनके दिमाग में विरोध वाले सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। इनके पास रचनात्मक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, संवैधानिक अधिकार जैसे रेडीमेड शब्द मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल ये राष्ट्रवाद का विरोध करने के लिए तुरंत कर देते हैं। मित्रों, जब आप किसी चीज को अपने एजेंडे के 3D चश्मे से देखते हैं तो उसमें मन मुताबिक चीजें दिख ही जाती हैं। और जब वो 3 घंटे 50 मिनट की फिल्म हो तो उसमें वो भी दिख सकता है जो आप मूलतः देखना चाहते हैं। हर किरदार को अपने हिसाब से देख और समझ सकते हैं। देश के एजेंडाधारी समीक्षकों ने इस फिल्म में एक विशेष किरदार को भी रेखांकित किया। उन्होंने फिल्म में जो विलेन का किरदार है
उसे अतीक अहमद से जोड़ा। इसकी वजह यह है कि किरदार का नाम भी अतीक से मिलता जुलता है और उसका हाव भाव भी अतीक जैसा ही है। लेकिन जिस अतीक अहमद पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, उसे फिल्म में नकारात्मक भूमिका में दिखाए जाने पर देश के कुछ कथित प्रबुद्ध समीक्षक गण आहत हैं। जो उन्होंने बोला है या कहीं लिखा है, उससे यह पता चलता है कि अतीक अहमद को लेकर उनकी भावनाएं इसलिए आहत हैं क्योंकि एक तो अतीक अहमद जैसे पूर्व सांसद को फिल्म में नकारात्मक भूमिका में दिखाया गया और दूसरी नाराजगी इस बात से दिखाया भी गया तो अतीक अहमद को पाकिस्तान और ISI से क्यों जोड़ दिया गया। इन बातों को लेकर कुंठा क्लब के सदस्यों में भावनाओं का ज्वार उठा हुआ है। जो माफिया अतीक अहमद अपने गैंगस्टर भाई के साथ मारा गया था, उसे फिर से महिमा मंडित किया जा रहा है। अतीक के ISI से रिश्ते जोड़े जाने पर आहत कुछ धार्मिक और कुछ राजनीतिक विद्वान क्या कह रहे हैं, आपको वो भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। फिल्म धुरंधर 2 उसमें अतीक अहमद का रिश्ता कॉन्टैक्ट पाकिस्तान की ISIS एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी है, उससे दिखाया गया है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इस वक्त चस्का लग गया है पैसा कमाने का। हर फिल्म में कुछ न कुछ झूठी कहानी बना करके, हिंदू मुस्लिम एंगल दे करके पैसा बटोरना चाहते हैं। उनका कनेक्शन ISI एजेंसी से नहीं था। ये चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, क्या एक ही कौम के लोग जो हैं इस तरह काम कर रहे हैं? सुन रहे हैं कि बहुत नफरत वाली फिल्में। ऐसा है ना कि आजकल ये एक फैशन बना दिया है, एक मतलब सुबह से शाम तक ऐसा है काम करना कि इस मुल्क में रहने वाले अक़लियत मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में जहर भरो, जहर भरो, जहर भरो। सुना आपने? ये सब आहत हैं कि अतीक अहमद को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा गया। तो समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी साहब उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं, पूरी फिल्म ही मुसलमानों के खिलाफ है। सोचिए, क्या अतीक अहमद को नेगेटिव किरदार में दिखाना मुसलमानों का विरोध है? क्या अगर फिल्म पूरी कम्युनिटी के खिलाफ होती तो सेंसर बोर्ड उसे सर्टिफिकेट देता? पक्के तौर पर नहीं देता। मित्रों, जिन्हें माफिया अतीक अहमद से उसके अंदर धर्मात्मा नजर आता है, जो लोग एक बदनाम कब्जाधारी गैंगस्टर को परोपकारी साबित कर रहे हैं, जो कथित विद्वान फिल्म देखने के बाद से अतीक के किरदार को लेकर बहुत अधिक बेचैन हैं, जिन्हें नींद नहीं आ रही है, जिनकी आंखों से बह रहे आंसू थम नहीं रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं कि अतीक अहमद के परिवार वालों को फिल्म के निर्माता निर्देशक पर केस करना चाहिए, उन्हें अब जो हम दिखाने और बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना और देखना चाहिए। हम अतीक अहमद का वो कच्चा चिट्ठा खोज कर लाए हैं जो उनके हमदर्दों को धुरंधर फिल्म से ज्यादा परेशान करने वाला है। डीएनए मित्रों, 13 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के CGM कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की गई, उसमें गैंगस्टर अतीक अहमद के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने खुद स्वीकार किया था कि उसके संबंध ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हैं। वो पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। पंजाब में ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए जाते थे वो उस तक भी पहुंचते थे। उसने ये भी बताया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भी हथियार ऐसे ही मिलते हैं। सोचिए, ऐसे अतीक अहमद को अगर फिल्म में पाकिस्तान से जोड़ दिया गया तो इतना भावुक होने की क्या जरूरत है। मित्रों, हम फिर कह रहे हैं, ये एक फिल्म है। अपनी रचनात्मक सोच को एक स्वतंत्र लेखक ने और एक डायरेक्टर ने पर्दे पर आकार दिया, उसे सेंसर बोर्ड से अनुमति मिली, उसे एक फिल्म की तरह देखा जाना चाहिए। फिर भी आतिफ को अतीक से जोड़कर उसे पाकिस्तानी एजेंट पर कहने पर बेचैनी है, तो यह गलती सिर्फ उनकी अपनी है। लेकिन जिन्हें हर चीज को एजेंडा के चश्मे से देखने की आदत होती है, वो अपनी गलती नहीं, सिर्फ वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। यही कारण है कि कुछ सज्जन जो अतीक को लेकर तकलीफ में हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि अगर अतीक अहमद दुर्दांत था तो उन्हें संसद में श्रद्धांजलि क्यों दी गई? अतीक के सम्मान में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग क्यों 2 मिनट तक मौन थे? तो मित्रों, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, जहां अपराधी भी चुनकर संसद पहुंच जाते हैं और फिर उनके निधन के बाद संसदीय परंपरा और शिष्टाचार के मुताबिक उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इसीलिए अतीक अहमद जैसे माफिया की हत्या के बाद भी उसे संसद में श्रद्धांजलि दी गई। मित्रों, अतीक में आदर्श देखने वाले जो विद्वान स्मृति लोप के शिकार हो गए, यानी जिनकी स्मृति थोड़ी खो गई है, उन्हें फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई थी, उस दिन तक उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे थे। इसमें हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी, जबरन वसूली, जमीन कब्जा, धोखाधड़ी, धमकी के आरोप थे। उस पर गैंगस्टर लगा था
उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। जिन लोगों को अतीक अहमद पूर्ण आत्मा लगता है, वो असल में क्या था, इसके बारे में यूपी के पूर्व डीजीपी क्या कहते हैं, उनको सुनना चाहिए। जांच पड़ताल में आया था कि अतीक के संबंध पाकिस्तान, दुबई और कई जगह बैठे गैंगस्टर्स से हैं और वहाँ प्रॉपर्टीज़ भी ली। इस बात के संकेत मिले हैं कि जो शस्त्र वगैरह स्मगल कराए जाते थे पाकिस्तान से गैंग की गतिविधियों के लिए, वो आईएसआई के जरिए ही भारत में डिलीवर होते थे। इतना कुख्यात अपराधी होने के बावजूद अतीक विधायक और सांसद बन गया, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। एडीआर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जो 543 सांसद निर्वाचित हुए हैं, उनमें से 46% यानी 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 170 सांसदों पर हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा के 229 सांसदों में से 32% ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कबूली है। इनमें से 36 सांसदों पर हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। संसद की ये जो स्थिति है देश में, ऐसे में अगर गैंगस्टर अतीक अहमद चुनकर सांसद बन गया तो कौन सी बड़ी बात है। इससे उसके पाप और अपराध कम नहीं हो जाते। लेकिन इस देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो न सिर्फ माफिया अतीक अहमद बल्कि मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन जैसे गैंगस्टर्स को भी पूर्ण आत्मा कहती है, उन्हें धर्मात्मा मानती है। और मित्रों, यही लोग एक फिल्म में अतीक अहमद के आईएसआई से जुड़े होने पर आहत हैं। हम ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे कि फिल्म समीक्षा करने से पहले आपको अपनी सोच, अपने विचार की समीक्षा करने की आवश्यकता है। हम कहेंगे कि जितनी जल्दी इन्हें सद्बुद्धि आए उतना ही अच्छा है। मित्रों, अब हम मिडिल ईस्ट में खुद को धुरंधर साबित करने की होड़ का डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसमें फिलहाल ईरान बाजी मारता दिखाई दे रहा है। मित्रों, ईरान ने पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के बाद पहले मिडिल ईस्ट में बम बरसाए। इसके बाद खुद इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। इजराइल की 60% तेल जरूरतों को पूरा करने वाली हाइफा रिफाइनरी पर हमला नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है। ईरान के सफल हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत का सही आकलन नहीं कर पाए? क्या ईरान के मिसाइल भंडार और इन मिसाइलों की रफ्तार ट्रंप और नेतन्याहू के लिए अभी भी अबूझ पहेली है? मित्रों, आज आपको भी जानना चाहिए, हाइफा रिफाइनरी पर हमला करके ईरान ने इजराइल को क्या समझाने की कोशिश की, और हाइफा में प्रोडक्शन ठप हुआ तो इजराइल को इसकी क्या कीमत चुकानी होगी। यानी मित्रों, ट्रंप और नेतन्याहू लगातार ईरान की ताकत को नष्ट करने का दावा कर रहे हैं। आज आपको इन दावों की हकीकत के बारे में भी जानना चाहिए। आज आपको यह भी समझना चाहिए ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट की जीडीपी को कितना नुकसान हो चुका है और इसकी भरपाई में कितना वक्त लगने वाला है। सबसे पहले आपको हाइफा रिफाइनरी पर ईरान के हमले की तस्वीर देखनी चाहिए। ईरान ने पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद सीधे इजराइल की लाइफलाइन को निशाना बनाया। ईरान ने इस हमले के लिए खैबर शेकन, कियाम, जोल्फागार और कद्र मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कुछ मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल भी किया गया। मिसाइल हमलों के बाद हाइफा रिफाइनरी से धुआं उठता दिखाई दिया। ईरान ने दावा किया कि इस हमले में हाइफा रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ है। हाइफा पर हमले की सीसीटीवी फुटेज में क्लस्टर बम गिरते दिखाई दिए। धमाकों के बाद आग लग गई। एक दूसरा वीडियो जो एक कार से बनाया गया, उसमें रिफाइनरी आग और काले धुएं से घिरी दिखाई दे रही है, जिससे बड़े नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। इजराइल ने भी हाइफा पर ईरानी मिसाइलें गिरने और नुकसान की बात स्वीकार की है। इजराइल के मुताबिक मिसाइल हमले से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हुई। इस हमले के दौरान कई इलाकों में बिजली सप्लाई कट गई, जिससे ये इलाका घंटों तक अंधेरे में डूबा रहा। इजराइल ने रिफाइनरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की भी बात मानी है। हालांकि यह भी दावा किया गया कि इसे कुछ दिनों में सुधार लिया जाएगा। ईरान ने इजराइल की दूसरी सबसे बड़ी अशदोद रिफाइनरी पर भी हमले का दावा किया, लेकिन इजराइल ने अब तक इस हमले की पुष्टि नहीं की। मित्रों, ईरान ने धमकी दी थी वो अमेरिका, इजराइल और सहयोगियों के तेल को जलाकर राख कर देगा, और अब वो ऐसा कर ही रहा है। इस बीच जो इजराइल दुनिया के सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम होने का दावा करता था, उसकी रिफाइनरी में भी आग लगाकर ईरान ने साफ कर दिया कि इजराइल का कोई भी क्षेत्र उसकी मिसाइलों की रेंज से दूर नहीं। और ईरान में ऊर्जा संकट बढ़ाने वाले हमले हुए तो नतीजे इजराइल को भी भुगतने हुए। मित्रों, आज आपको इजराइल के प्रधानमंत्री
बेंजामिन नेतन्याहू के बयान को ध्यान से सुनना चाहिए। नेतन्याहू कई दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए और उस हमले पर बयान दिया जिसके बाद ईरान ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। मैं दो बातें कहूंगा। पहला तथ्य, इजराइल ने असालुयेह गैस कॉम्प्लेक्स पर अकेले कार्रवाई की। दूसरा तथ्य, राष्ट्रपति ट्रंप ने हमसे आगे के हमलों को रोकने के लिए कहा और हम फिलहाल रुक रहे हैं। मित्रों, मिडिल ईस्ट के तेल पर ईरान के हमलों के बाद जब दबाव बढ़ा तो नेतन्याहू को कहना पड़ा ईरान की गैस फील्ड पर अटैक इजराइल ने अकेले किया था। अब नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं ट्रंप से उन्होंने ईरान के गैस और तेल को निशाना नहीं बनाने का वादा किया है। मित्रों, मतलब साफ है, ईरान अगर आक्रामक कार्रवाई नहीं करता तो शायद उसके तेल और गैस भंडारों पर हमला जारी रहता। पार्स गैस फील्ड से ईरान को घरेलू जरूरत की 75% गैस मिलती है। यहां पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल की उस रिफाइनरी को निशाना बनाया जिसके बगैर इजराइल की तेल जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। आज आपको इजराइल के उस हाइफा रिफाइनरी के बारे में भी जानना चाहिए जहां पर मिसाइल हमले करके ईरान ने सबको चौंका दिया। डीएनए मित्रों, हाइफा को इजराइल की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी तेल रिफाइनरी कहा जाता है जो देश के कुल ईंधन का आधा हिस्सा बनाती है। यानी हाइफा में प्रोडक्शन रुक जाए तो आधा इजराइल भी रुक जाएगा। इजराइल गैस के मामले में आत्मनिर्भर है लेकिन क्रूड ऑयल आयात करता है। इजराइल का सबसे बड़ा तेल सप्लायर अजरबैजान है। इसके अलावा रूस, कजाकिस्तान, अंगोला और नाइजीरिया से इजराइल तेल आयात करता है। इजराइल एक छोटा देश है जिसकी रोजाना तेल खपत 2,20,000 बैरल है, लेकिन इजराइल की रिफाइनिंग क्षमता 3,05,000 बैरल प्रति दिन है। यानी वो खपत से ज्यादा तेल रिफाइन कर सकता है। अजरबैजान और रूस से इजराइल आने वाले क्रूड ऑयल को इजराइल की 2 रिफाइनरीज में प्रोसेस किया जाता है। मित्रों, पहली हाइफा रिफाइनरी जिसकी क्षमता 1,97,000 बैरल प्रतिदिन है और दूसरी अशदोद रिफाइनरी जिसकी क्षमता 1,08,000 बैरल प्रतिदिन है। यानी इजराइल का 65% तक तेल हाइफा में रिफाइन किया जाता है और आधे से ज्यादा तेल की जरूरत हाइफा से पूरी होती है। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए, ईरान और हमले करके हाइफा रिफाइनरी को पूरी तरीके से ठप कर दे तो इजराइल क्यों पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। हाइफा में हर साल लगभग 98 लाख टन तेल प्रोसेस होता है। इसी रिफाइनरी से इजराइल को 60% डीजल मिलता है और लगभग 55% पेट्रोल की सप्लाई होती है। इसके अलावा हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले एविएशन फ्यूल और मिलिट्री फ्यूल की सप्लाई भी हाइफा रिफाइनरी से ही सुनिश्चित होती है। यानी हाइफा रिफाइनरी ठप हुई तो इजराइल में पेट्रोल, डीजल, विमान, ईंधन सब महंगा हो जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्ट, हवाई यातायात और सेना की गतिविधियां भी प्रभावित होंगी। हाइफा के क्षतिग्रस्त होने पर दूसरी रिफाइनरी ज्यादा काम करेंगी, लेकिन इससे इजराइल की जरूरतें पूरा नहीं हो पाएंगी। इजराइल ने कुछ दिनों के लिए बैकअप प्लान तैयार किया है, लेकिन यह बैकअप इजराइल को बहुत महंगा पड़ता है। हाइफा के बंद होने पर इजराइल को रिफाइंड तेल आयात करना पड़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ेगा और कीमतें ऊंची रहेंगी। इसलिए माना जाता है इजराइल में हाइफा के बगैर रोजमर्रा का जीवन और अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। इसीलिए जब इजराइल ने ईरान की ऊर्जा लाइफलाइन पर धमाके किए तो ईरान ने पलटकर हाइफा को निशाना बनाया। मित्रों, ईरान को जब जब मौका मिला उसने इजराइल की ऊर्जा रीढ़ को तोड़ने की कोशिश की। इससे पहले ईरान ने इजराइल के साथ जून 2025 में हुए संघर्ष के दौरान हाइफा रिफाइनरी पर हमला किया था। फिर मौजूदा संघर्ष में 8 मार्च को हाइफा पर मिसाइलों और ड्रोन अटैक्स किए गए, जिससे इजराइल के एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद ईरान ने हमले के लिए उन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हाइफा रिफाइनरी क्षतिग्रस्त हो गई। मित्रों, जुलाई 2025 में जब ईरान के हमले में हाइफा रिफाइनरी क्षतिग्रस्त हुई थी, उस वक्त अशदोद रिफाइनरी में मेंटेनेंस चल रहा था। इसलिए इजराइल की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 0 हो गई थी। लेकिन हॉर्मुज चालू होने की वजह से इजराइल को बहुत परेशानी नहीं हुई। इस बार भी ईरान ने हाइफा और अशदोद दोनों रिफाइनरीज पर हमले का दावा किया है। अगर फिर से दोनों रिफाइनरीज एक साथ ठप हुई तो इजराइल को 100% तेल आयात पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से यह तेल आयात भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, इस हमले के बाद इजराइल का यह भ्रम भी टूट गया कि वो इजराइल की मिसाइलों से अपनी रिफाइनरियों को सुरक्षित रख सकता है। यानी अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान की ताकत खत्म करने का जो दावा कर रहे थे वो भी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। ईरान आज भी बड़े हमले करने में सक्षम है। इसके बाद ट्रंप के उन बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं जो आजकल वो रोजाना दे रहे हैं।
Our military has virtually destroyed Iran. हमारी सेना ने लगभग ईरान को तबाह कर दिया है। उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, पूरी तरह खत्म। इसमें करीब 3 घंटे लगे। अब उनके पास ना रडार है, ना एंटी क्राफ्ट सिस्टम। उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उनकी मिसाइलें 90% तक नष्ट हो चुकी हैं। उनके ड्रोन 85% तक खत्म हो चुके हैं और हम उनके निर्माण कारखानों को लगातार तबाह कर रहे हैं। मित्रों, सुना आपने, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं उन्होंने ईरान की सेना को तबाह कर दिया। उनके पास न हमला करने के लिए मिसाइल बची, ना ही हमला रोकने के लिए एयर डिफेंस। लेकिन इन बड़े बड़े दावों के बीच ईरान ने पिछले 2 दिनों में जिस तरह सऊदी अरब, कतर, कुवैत और इजराइल में जोरदार हमला किया, अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे अपने आप सवालों में घिर गए। मित्रों, आज आपको भी जानना चाहिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान की किस ताकत को कम करके आंका और क्यों कहा जा रहा है अमेरिका और इजराइल अब तक ना तो ईरान की सभी मिसाइल सिटी की लोकेशन तलाश कर पाए हैं, ना ही इन मिसाइल्स की ताकत को समझ पाए हैं। मित्रों, हाइफा रिफाइनरी पर ईरान ने जिन मिसाइल से हमला किया, आज आपको उनकी ताकत के बारे में भी जानना चाहिए। इजराइल की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी को निशाना बनाने के लिए ईरान ने अपनी खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 8 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा है, इसलिए इसे रोकना बहुत मुश्किल है। 1500 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल इजराइल के सभी बड़े शहरों को निशाना बना सकती है। खैबर शेकन 600 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर हमला करती है। ईरान अपनी इस मिसाइल से क्लस्टर वॉरहेड भी लॉन्च कर सकता है। मित्रों, सामान्य बम एक जगह गिरकर एक बड़ा धमाका करता है, जबकि क्लस्टर वॉरहेड हवा में खुलकर 50 से 100 छोटे बम अलग अलग जगह गिराता है, जिससे ज्यादा तबाही होती है। हाइफा में भी ऐसे ही क्लस्टर बम बरसते दिखाई दिए। मित्रों, ईरान ने आज पहली बार इजराइल पर हमले के लिए कद्र सीरीज के सबसे नए वेरिएंट का भी इस्तेमाल किया, जिसे गदर के नाम से पहचाना जाता है। ईरान की इस मिसाइल की रफ्तार 9 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा है। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है, यानी ये पूरे इजराइल में कहीं भी हमला कर सकती है। यह मिसाइल 100-1000 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है, यानी इस मिसाइल से रिफाइनरी का मुख्य हिस्सा पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इसकी सटीकता को देखते हुए ईरान इसे लंबी दूरी के हमलों के लिए इस्तेमाल करता है। मित्रों, इजराइल के पास एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जो ईरान के ड्रोन अटैक और कम रफ्तार वाली मिसाइल्स को रोक लेते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक रफ्तार के साथ बरसते क्लस्टर बमों के सामने इजराइल का एयर डिफेंस बेबस है और इसीलिए ईरान अपनी इन मिसाइल से इजराइल के किसी भी इलाके को निशाना बनाने का दावा करता है। मित्रों, ईरान मिडिल ईस्ट और इजराइल पर 48 घंटे से घातक मिसाइलें बरसा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईरान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आज कुवैत पर फिर से ईरान ने मिसाइलें बरसाई। कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया, जिसके बाद रिफाइनरी की कई यूनिट्स में आग लग गई और रिफाइनरी के कई हिस्सों को बंद करना पड़ा। इस वक्त मिडिल ईस्ट के सबसे संपन्न देशों में ईरान की मिसाइलों का आतंक नजर आ रहा है। कोई भी देश खुद को सुरक्षित नहीं मान रहा है। आज आपको ईरान के हमले से अब तक मिडिल ईस्ट में हुए नुकसान के बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, कल हमने आपको कतर की रास लफान LNG सुविधा पर ईरान के हमले की खबर दिखाई थी। आज इस हमले के नुकसान का पूरा आंकड़ा सामने आ गया, जिसके बारे में बताते हुए कतर एनर्जी के CEO लगभग रो पड़े थे। मित्रों, ईरान के हमलों से रास लफान में जो प्लांट बंद हुए, उससे कतर को लगभग $20 अरब सालाना राजस्व का नुकसान होगा। इस हमले से कतर की LNG क्षमता में 17% की गिरावट आ गई है। कतर ने फिलहाल चीन, दक्षिण कोरिया, इटली और बेल्जियम जैसे देशों के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। कतर एनर्जी ने बताया हमले से हुए नुकसान की मरम्मत में, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमला हुआ है इससे जो मरम्मत इसमें लगेगी उसमें 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट की GDP को कितना आघात पहुंचा है। ईरान के हमलों से सऊदी अरब के बड़े ऑयल फील्ड और रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ। रास तनूरा और यानूब में प्रोडक्शन बंद हुआ है। अब तक हुए हमलों से सऊदी अरब की GDP 3% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। UAE में हबशान, बॉब ऑयल फील्ड और शाह गैस फील्ड बंद हुई हैं। फुजैरा टर्मिनल प्रभावित हुआ है, जिससे UAE की GDP में 5% गिरावट होगी।
ईरान के हमलों से कुवैत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मीना अल अहमदी रिफाइनरी में आग लगने से रिफाइनिंग और प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। हॉर्मुज बंद होने से सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे कुवैत की जीडीपी 14% गिरने की आशंका है। मित्रों, सबसे बड़ा संकट यह है कि ना अमेरिका, ना इजराइल और ना ही ईरान युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब मिडिल ईस्ट के बुरे दिन अभी खत्म नहीं होंगे। यानी मित्रों, मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान जो हमले कर रहा है उससे वहां घबराहट है। ईरान के हमले से न सिर्फ इजराइल का भ्रम टूटा है, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों की गलतफहमी भी खत्म हो गई है। उन्हें यह पता चल गया है कि अमेरिका के जो हथियार उनके पास है वो बचाने के लिए काफी नहीं है। इसी का फायदा उठाकर ट्रंप इन देशों को और हथियार बेचने में जुट गए। यानी मित्रों, ईरान के हमलों से निपटने के लिए खाड़ी देशों ने अमेरिका से हथियार मांगे और इस पर ट्रंप ने तुरंत हामी भर दी। युद्ध के बीच में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के 3 देशों को $16.5 अरब के हथियार बेचने का फैसला किया है। ये हथियार यूएई, कुवैत और जॉर्डन को बेचे जाएंगे। अमेरिका कौन कौन से हथियार बेचने जा रहा है उससे पहले आपको जानना चाहिए कि किन देशों से अमेरिका ने कितने अरब डॉलर का सौदा किया है। यूएई को अमेरिका सबसे ज्यादा $8 अरब 40 करोड़ के हथियार बेचेगा। उसके बाद कुवैत को $8 अरब के, जबकि जॉर्डन को $70 मिलियन के हथियार देगा। यानी मित्रों, युद्ध के शुरुआती 6 दिनों में अमेरिका को $11 अरब से ज्यादा खर्च करना पड़ा है और अब उसने $16 अरब से ज्यादा के हथियारों का सौदा कर लिया है। हथियारों के इस पैकेज में मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आधुनिक रडार और ड्रोन को हवा में ही ढेर करने वाली तकनीक शामिल है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने आनन फानन में हथियार बिक्री को मंजूरी दे दी, यहां तक कि इसके लिए संसद की मंजूरी भी नहीं ली गई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह कहकर संसद की मंजूरी न लेने के फैसले को सही ठहराया कि आपातकाल की वजह से तुरंत हथियार बेचना जरूरी है। यानी मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए कि अमेरिका इन देशों को कौन कौन से हथियार बेचने जा रहा है। डील में सबसे बड़ा हिस्सा यूएई के खाते में आया है। अमेरिका ने यूएई को $4.5 अरब में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड बेचने की मंजूरी दे दी है। यह एक आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली है जो बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर उसे नष्ट करती है। इसके अलावा अमेरिका $2 अरब 10 करोड़ में काउंटर ड्रोन सिस्टम FSLIDS देगा। यह ड्रोन के खतरे को खत्म करता है। यह सिस्टम यूएई के तेल ठिकानों और शहरों को ड्रोन हमलों से सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। यूएई को अमेरिका हवा से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइल AMRAAM भी बेचेगा। इसकी लागत $1 अरब 22 करोड़ है। इसके अलावा $644 मिलियन में यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। यूएई के बाद हथियार खरीदने में दूसरा नंबर कुवैत का है। कुवैत अमेरिका से $8 अरब की लागत से दुनिया का सबसे आधुनिक लोअर टियर एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेंसर खरीदेगा। अमेरिका का दावा है यह रडार सिस्टम कुवैत की हवाई रक्षा को अभेद्य बना देगा। यहां आपको एक अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए कि कुवैत जितने का हथियार खरीद रहा है उतना उसका रक्षा बजट भी नहीं है। कुवैत अमेरिका से $8 अरब का हथियार खरीद रहा है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में उसका रक्षा बजट $7 अरब 80 करोड़ के आसपास ही है। सोचिए, ईरान के ड्रोन और मिसाइल की दहशत के कारण कुवैत को अपना रक्षा बजट से ज्यादा के हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। वहीं जॉर्डन के साथ एयरक्राफ्ट और गोला बारूद के लिए $70 मिलियन का समझौता किया गया है। डीएनए मित्रों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने यूएई के लिए $7 अरब का एक गोपनीय हथियार सौदा भी मंजूर किया है। इसके बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया। इसके तहत यूएई को अमेरिका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और चिनूक हेलीकॉप्टर देगा। यानी कुल मिलाकर अमेरिका का हथियार सौदा $23 अरब से ज्यादा का हो गया है। भारतीय रुपए में यह 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों की बिक्री। अमेरिका का दावा है कि इस डील के जरिए खाड़ी देशों की हवाई सुरक्षा और हमले करने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ईरान के हमलों की वजह से इन देशों को पहले ही बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान से आने वाली मिसाइल और ड्रोन के कारण इन देशों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसका असर युद्ध रहने तक ही नहीं बल्कि कई वर्षों तक रहेगा। यानी एक तरफ अमेरिका की वजह से इन देशों को ईरान के हमले झेलने पड़ रहे हैं, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं युद्ध की आड़ में अमेरिका अपने हथियार भी इन्हीं देशों को बेच रहा है। अमेरिकी कंपनियां इनसे मुनाफा कमाने में लगी हैं। अमेरिका ये मुनाफा उस समय कमा रहा है जब खाड़ी देशों की तेल कंपनियां, एविएशन सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर भारी नुकसान की आशंका झेल रही है। डीएनए मित्रों, ईरान के हमलों को झेलने से पहले तक खाड़ी देशों को इस बात का बहुत ज्यादा भरोसा था
कि रक्षा का जो अमेरिकी कवच उनके पास है वो अभेद्य है, उसे कोई भी हथियार भेद नहीं सकता। लेकिन इस युद्ध ने उस भरोसे को भी तोड़ दिया। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने अभी तक ईरान की तरफ से दागी गई 334 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1714 ड्रोन हमलों को नाकाम किया। यह सच है कि ईरान के 90 से 95% हमलों को नाकाम कर दिया गया, लेकिन जो हमले सफल रहे उनकी वजह से यूएई को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इस नाकामी के बावजूद अमेरिका ने इन देशों को अपने हथियार खरीदने के लिए तैयार कर लिया है। सोचिए, युद्ध के समय भी ट्रंप ने अमेरिका के लिए मुनाफा कमाने का तरीका ढूंढ लिया है। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी सऊदी अरब को नजरअंदाज नहीं किया है। सऊदी अरब ने 2024 में अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदे थे और उसे जल्द ही 48 F-35 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। यानी सऊदी की सैन्य ताकत पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों के दौरान दुनिया में जो अस्थिरता बढ़ी है, अलग अलग देशों के बीच जो तनाव बढ़ा है, उसकी वजह से हथियारों की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को मिल रहा है। डीएनए मित्रों, 2021-25 के बीच हथियारों के निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 42% रहा। दूसरे नंबर पर फ्रांस है, जिसका हिस्सा 10% से भी कम है। मिडिल ईस्ट के देश अमेरिकी हथियारों के सबसे बड़े खरीदार हैं। 2016 से 2020 के बीच अमेरिकी हथियार निर्यात का लगभग 47% मिडिल ईस्ट के देशों को हो गया। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद तो अमेरिकी हथियार कंपनियों की चांदी हो गई है। अब तक उन्हें पेंटागन से डिफेंस ऑर्डर मिल रहा था, अब अमेरिका के सहयोगी देशों से भी हथियारों की डिमांड शुरू हो गई। डीएनए मित्रों, यहां आपको पता होना चाहिए, अमेरिका की रक्षा कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन के शेयर में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नॉर्थरोप ग्रुमन का शेयर 46% तक बढ़ा है। इन्हीं कंपनियों को खाड़ी देशों से हथियारों के ऑर्डर भी मिले हैं। यानी युद्ध की आपदा को भी ट्रंप ने अमेरिका की हथियार कंपनियों के लिए मुनाफे के सौदे में बदल दिया। डीएनए मित्रों, ईरान के युद्ध ने ट्रंप को मुनाफा कमाने का मौका तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ आज ऐसा भी दावा सामने आया जिसमें कहा गया कि ईरान ने ट्रंप के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। क्या है यह दावा और क्यों इसे ट्रंप के गुरूर पर चोट कहा जा रहा है, यह समझने के लिए आपको एक वीडियो बेहद गौर से देखना चाहिए। मित्रों, युद्ध के 21वें दिन ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली ने अमेरिका का F-35 फाइटर जेट मार गिराया। रडार से बनाए गए इस वीडियो में एक उड़ते हुए विमान पर मिसाइल का वार नजर आता है। मित्रों, ईरान का यह दावा कितना सही है और इस दावे पर अमेरिका से क्या जवाब आया, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए, आखिर F-35 को ट्रंप के गुरूर से क्यों जोड़ा जा रहा है। मित्रों, F-35 को अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में एक उसको माना जाता है। इतना ही नहीं, यह इस वक्त दुनिया का एकमात्र ऐसा फाइटर जेट है जो वर्टिकल टेक ऑफ करता है। यानी इस फाइटर जेट को उड़ान भरने के लिए हवाई पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। यह विमान जहां खड़ा है वहां से सीधा उड़ान भर सकता है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है कि यह स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी रडार के जरिए इसका पता लगाना काफी मुश्किल है। मित्रों, अमेरिका के लड़ाकू विमानों जैसे F-16, F-22 और F-35 का नाम सुनने पर शायद आपके अंदर भी यह सवाल उठता हो कि आखिर इन विमानों के साथ ये नंबर क्या होते हैं, इन संख्याओं को किस आधार पर तय किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस सिस्टम से जुड़ी डीएनए की एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। मित्रों, इस नामकरण में F का अर्थ होता है फाइटर। अब करते हैं इन जेट्स के नंबर्स की बात। अमेरिका ने इस कैटेगरी के विमानों में जब पहला जेट बनाया था तो उसे F-1 कहा गया। F-1 के बाद F-4, F-14, F-15, F-22 से लेकर F-35 आए। दरअसल विमान के विकास के दौरान जो भी मॉडल परीक्षण में कामयाब हो जाता है, उस परीक्षण का नंबर विमान को दे दिया जाता है। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, F-1 के सेवा में आने के बाद चौथा मॉडल परीक्षण में सफल हुआ तो इस विमान को F-4 कह दिया। जिस नंबर के मॉडल कामयाब नहीं होते उनके नंबर हटा दिए जाते हैं। इसी तरह F-35 परीक्षण में सफल होने वाला 35वां मॉडल है। मित्रों, डीएनए की एक्स्ट्रा जानकारी के बाद अब हम अपने विश्लेषण पर लौटते हैं। ईरान ने ट्रंप के गुरूर यानी F-35 को मार गिराने का दावा किया तो अमेरिकी रक्षा विभाग से इस दावे पर जवाब भी आया। अब हम आपको दावे पर अमेरिका की प्रतिक्रिया दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा, हमारे F-35 विमान को एक मित्र देश के हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है।
हमारे विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की है और विमान को उड़ा रहा पायलट भी पूरी तरह सुरक्षित है। हम विमान में हुई खराबियों की जांच शुरू कर रहे हैं। मित्रों, युद्ध में दुष्प्रचार यानी प्रोपोगेंडा करना आम बात है। यह प्रोपोगेंडा शत्रु के मनोबल पर प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। इसी वजह से ईरान के दावे या अमेरिकी प्रतिक्रिया को सच मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह एक सच है कि इस युद्ध में अमेरिकी एयरफोर्स को बड़ा नुकसान हुआ है। अब हम आपको ट्रंप के इसी नुकसान की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, 21 दिन के युद्ध में अमेरिका के 15 विमान नष्ट हो चुके हैं। इन विमानों में रिपर जैसे महंगे ड्रोन से लेकर F-15 जैसे फाइटर जेट शामिल हैं। अगर इन सभी विमानों की लागत मिला दी जाए तो ट्रंप को 8,600 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। मित्रों, ये लंबा चौड़ा नुकसान बताता है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की हवाई रक्षा प्रणालियों को तबाह करने का जो लक्ष्य रखा था वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। हाँ, एक बात जरूर हैरान करती है कि ईरान के पलटवार में नुकसान सिर्फ अमेरिकी विमानों का हो रहा है। इजराइल को अब तक एक भी विमान का नुकसान नहीं हुआ। अब इसे इत्तेफाक कहिए या इजरायली पायलट्स की कुशलता कि नुकसान सिर्फ ट्रंप खेमे का ही हो रहा है। यानी मित्रों, इन दिनों जो हालात चल रहे हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि इजराइल के सितारे वाकई बुलंदी पर हैं। इजराइल जिस दिशा में आगे बढ़ता है, बिना मांगे मदद भी उस दिशा में पहुंच जाती है। इस बार बिन मांगे इजराइल की कौन सी मुराद पूरी हुई है, अब हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, इजराइल और अमेरिका मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच 6 देशों ने हॉर्मुज का रास्ता खोलने में मदद करने की घोषणा कर दी है। ये देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान। इन सभी में से सिर्फ जापान ऐसा देश है जिसने ईरान युद्ध पर अमेरिका और इजराइल की आलोचना नहीं की थी। मित्रों, ये देश स्वेच्छा से संकट के समाधान में सहयोग के लिए राजी हो गए हैं। अब इसे आप बोनस नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे। हालांकि इन देशों ने यह नहीं बताया कि वो क्या कदम उठाएंगे, लेकिन जापान की पीएम ने ट्रंप से मुलाकात के दौरान कुछ संकेत जरूर दिए। आपको भी जापान की पीएम सनाए तकाइची का यह बयान बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए। हमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझाया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुक्त आवाजाही कितनी जरूरी है। इस मुद्दे पर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इससे जुड़ी सभी जानकारियां मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को बता दी हैं। मित्रों, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करके जापान की पीएम ने यह साफ कर दिया कि सहयोग का ऑफर देने वाले देश हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अगर बातचीत से समाधान निकला तो ठीक, वरना हो सकता है कि इन देशों को भी हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई का विकल्प अपनाना पड़े। मित्रों, जिस सैन्य कार्रवाई को ट्रंप के सहयोगी देश विकल्प मानकर चल रहे हैं, इजराइल उस कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ा रहा है। अब से 15 घंटे पहले इजरायली वायुसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक चौथा बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरानी नौसेना के 6 जहाज और 1 दर्जन से ज्यादा अटैक बोट्स यानी हमला करने वाली नाव को तबाह कर दिया गया। इजराइल का प्लान साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की सैन्य ताकत को कम किया जाए ताकि हॉर्मुज की घेराबंदी तोड़ी जा सके। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी हॉर्मुज के लिए अतिरिक्त तैनाती का ऑर्डर दे दिया है। अब हम आपको ट्रंप के नए मिलिट्री प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट के लिए एक नया नौसैनिक बेड़ा भेज दिया है। इस बेड़े में 3 एम्फीबियस असॉल्ट शिप हैं। ये ऐसे जहाज होते हैं जिनके जरिए तेजी से सैनिक किनारों पर उतरते हैं और हमला कर देते हैं। इन जहाजों पर 18 लड़ाकू विमान तैनात हैं। सैनिकों को जमीन पर उतारने के लिए इन जहाजों के साथ 36 ऑस्प्री हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं। एक ऑस्प्री हेलीकॉप्टर 24 जवानों को ले जा सकता है। इस हिसाब से 36 हेलीकॉप्टर्स एक साथ 864 जवानों को समुद्र के किनारे उतार सकते हैं। मित्रों, ये भारी भरकम तैयारी बताती है कि ट्रंप ने हॉर्मुज के लिए बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला कर लिया। मित्रों, ट्रंप ने नई तैनाती का ऑर्डर दे दिया है। जल्द ही 3 अमेरिकी जहाज हॉर्मुज की तरफ रवाना भी हो जाएंगे, लेकिन हॉर्मुज को मुक्त कराना इतना आसान नहीं है। हॉर्मुज के इर्द गिर्द ईरान ने कौन कौन से कवच तैयार कर रखे हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिकी मीडिया के हवाले से आई एक बड़ी खबर बेहद गौर से देखनी और समझनी चाहिए। मित्रों, इन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप का प्लान ईरान के खार्क द्वीप पर कब्जा करना है। ट्रंप चाहते हैं कि खार्क द्वीप पर कम से कम 10,000 अमेरिकी सैनिक और उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी तादाद में फाइटर जेट तैनात किए जाएं। हमने आपको पहले ही बताया था कि खार्क द्वीप से ही ईरान का 90% तेल जाता है। यानी ट्रंप का मकसद खार्क द्वीप पर कब्जा करके हॉर्मुज पर ईरान के साथ सौदा करना है। ट्रंप को उम्मीद है कि अपने तेल को बचाने के लिए ईरान हॉर्मुज की घेराबंदी उठा लेगा।